वेलकम फ्रेंड्स। जो एपीएफसी का पेपर 2012 में हुआ था, जो कि 23 सितंबर 2012 को हुआ था, उसका आज हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। हमारी पूरी टीम मिलके उसमें जितने भी सवाल आए थे, 100 सवाल थे, एक एक करके सारे सवालों का नॉट ओनली आंसर बट उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग मिलके डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब बिफोर वी जंप ऑन टू द सॉल्यूशन, हम उस पे जाएं। मैं आपको इस पेपर के बारे में तीन चार चीजें बता देना चाहता हूं, सो दैट यू हैव गॉट करेक्ट, सो दैट यू हैव करेक्ट पर्सपेक्टिव कि इस वाले पेपर के एनालिसिस में आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। गाइस, सबसे पहली बात कि जिस तरह का पेपर यूपीएससी 2012 में करती थी और आज हम 2023 में हैं, 11 साल बाद, उन चीजों में काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है। पूरा एग्जाम कंडक्ट करने के तरीके में भी, इवन पेपर के पैटर्न में भी। जैसे कि उस टाइम जो रिटन और इंटरव्यू का वेटेज था वो 50-50 था। अभी रिटन और इंटरव्यू का वेटेज 75-25 हो चुका है, मतलब रिटन का वेटेज ज्यादा हो गया है। उस टाइम जो सवाल आए थे 2012 में, सो देयर वर 100 क्वेश्चंस। अभी यूपीएससी के सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम में कंसिस्टेंटली 120 सवाल ही आते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम, जैसे आप ये ले लो, ईपीएफओ ले लो, इसके अलावा ईओए वाला, एएलसी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, आप कुछ भी उसमें से देख सकते हो। तो 100 की बजाय अब 120 सवाल आते हैं। तीसरा चेंज कि इवन जिस तरह के सवाल आते हैं उनमें और पैटर्न में और डिफिकल्टी लेवल दोनों में बदलाव हुआ है। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो चुका है। अनदर और डिफरेंस आई कैन टेल यू कि 2012 के पेपर में आरसी के पैसेज भी थे इंग्लिश में, पर अब यूपीएससी आरसी नहीं पूछता है। पिछले 7-8 साल से किसी भी पेपर में आज तक यूपीएससी ने इंग्लिश वाले सेक्शन में आरसी नहीं पूछा है, और हमें इसलिए आरसी का तैयारी करने का भी जरूरत नहीं है। इवन जैसे मैथ्स के उसमें 7-8 सवाल थे। अगर आप देखो 2012 में मैथ्स के 7-8 सवाल हैं, और 2016 वाले पेपर में एपीएफसी के ही 25-30 सवाल हो गए हैं। अभी 25-30 तो नहीं आने का चांस है। आई थिंक 15 या 10 के करीब मैथ्स के सवाल आए, कई बार 20 भी आ जाते हैं। सो अगेन, ये 5-6 चीजें बताने के मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एपीएफसी का 2012 वाला पेपर है, उसको ज्यादा उससे ज्यादा चीजें इन्फर करने का जरूरत नहीं है। आप पेपर देख लो, सवाल देख लो, थोड़ा सिलेबस की बाउंड्री का अंदाजा ले लो। उसके अलावा इस पेपर से ज्यादा कुछ अंदाजा लगाना, ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम 2023 में हैं और ये 11 साल पहले की बात है। और पिछले 11 साल में यूपीएससी ने काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं, इसलिए ये वाला पेपर इतना रेलेवेंट नहीं है। अनदर थिंग गाइस, 2004 और 2002 के पेपर तो देखना भी नहीं है। वो काफी, मतलब बिल्कुल दुनिया बदल चुकी है। अब हम 2023 में, यूपीएससी की दुनिया भी बदल चुकी है। बट इवन 2012 वाले पेपर को भी आप डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। देख लो आप, ठीक है। एक एक करके हमने सारे सवाल कर दिए, बट डू नॉट ट्राई टू इन्फर टू मच फ्रॉम इट कि ऐसा होता है क्योंकि ऐसा 2012 के साल में हुआ था। गाइस, शुरू करते हैं एक एक करके। 2012 वाले पेपर के हम लोग सारे सवाल करने की कोशिश करते हैं। The question is, in which of the following act housing facility is a statutory provision? Basically, it is under Plantation Labor Act of 1951, where the housing facility is being provided as a statutory provision. So correct option to this question is A. Archaeological studies suggest the theory that, so we can look out all the options to this question to check out the correct answer. Option A states all the continents were settled with human societies at about the same time. So this cannot be true. The wheel was in use in all ancient societies. No, this was not there. Farming societies developed before hunting and gathering. This is also incorrect. So the only correct statement regarding archaeological studies is the earliest human evolved in the Rift Valley in East Africa. So correct option is C to this question. Which term is used to describe the spread of Buddhism from India through Southeast Asia? Okay. So the confusing options may be in between cultural diffusion or ethnocentrism. Ethnocentrism is nothing but it's a tendency to view the other ethnic or cultural groups from the perspective of one's own perspective, right? So this is also not the answer. So the correct answer to this question is cultural diffusion. The main objective of the Minimum Wages Act 1948 is to safeguard the interests of the workers engaged in which of the following sectors? That is unorganized sector. So the unorganized sector
rights can be secured by providing the minimum wages to them. So the main objective of this act was this. Which of the following is a correct statement about both the Mughal and Ottoman empires in 16th century? So three of the Muslim empires, Mughal Empire, Ottoman Empire and Safavids, along with these two, right? They were called the gunpowder empires. So correct option to this question is option B, which says both of these empires expanded through the use of gunpowder weapons and extensive bureaucracies. Next, which is the correct meaning of the term rule of primogeniture? So if we go by the word primogeniture, this means basically this refers to the system of inheritance in which a person's property passes to the first-born legitimate child upon his death. So correct option to this question is option B, eldest son inheriting his father's estate. Next question, which of the following would be the most useful source of evidence for research about the agrarian history of the 16th and early 17th century? So most useful source they are asking. So most useful source was chronicles and documents from the Mughal court, because these were the official documents which could have provided any kind of evidence. So that is why this is the most suitable answer to this question. Okay, consider the following: Rawl attack, Khera movement, Champaran, Ahmedabad mill strike. So if we go by chronological sequence, so we have Champaran first, which was held in 1917. Then we were having Ahmedabad mill strike, which actually held in Feb to March 1918. Then Kheda Satyagraha or Kheda movement, that came in March 1918, and Rawl attack was the last. 1919 was the year for this. So accordingly, answer A is the correct option to this question. Okay, we have to match up the list, the contributor's name along with their contribution. So two of the contribution, they are quite famous. Industrial welfare movement, the person associated with this is Robert Owen, and the human relations thought, the person associated with this philosophy is Elton Mayo, right? So if we go by this A3 and B4, so that is being provided under option D only, and accordingly you can check out the other options. Concept of third force goes with the Charles A. Meyer. Even Ahmedabad experiment is commonly associated with A.K. Rice, right? So D is the correct option. Again, in this question also, we have to match up the list. So again, very simple questions. First National Commission Labor Chairperson, second National Commission Labor Chairperson. So first was associated with PB Gajendra Gadkar, and second National Commission Chairperson was Ravindra Verma. So A3 and C2. So A3, C2 option goes in A. Rest of the options we can match up like this. So B goes with your fourth one. That is Wage Board for Working Journalists 2009 chairperson was G.R. Majithia, and Index Review Committee chairperson was G.K. Chadda. Which of the following is not covered by the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952? If you look at the options, three of the options goes well with the EPF, Pension Provident Fund, and DLI, Deposit Linked Insurance. So only option which does not, which is not covered by EPF Act, that is my injury compensation. So which is being provided under Employees Compensation Act of 1923. So D is the correct option to this question. Okay. Which of the following statements are correct about Workmen Compensation Act of 1923? So first statement says it is not a social security legislation. So this is basically not true. It's a social security legislation. So nomenclature of this act was changed to Employees Compensation Act in 2009. So this is correct statement. So B must be the correct answer to this question. Let's look at the other options also. It provides maximum compensation in the event of death. This is also incorrect because it provides maximum compensation in the event of PTD, that is permanent total disability. It does not provide compensation for occupational diseases. This is also incorrect because
it provides such compensation, right? So correct option is B. Which of the following legislation is comprehensive social security legislation? So out of these social security legislation, we have to check out which one is comprehensive. Comprehensive is means covering the benefits altogether, right? So ESI is the correct answer to this option, because it's a social security legislation which provides for medical care and cash benefits in the contingencies of sickness, maternity, disablement, and death due to employment injury to workers, right? Okay, what is the maximum limit of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act 1972? So because this paper belongs to 2012, at that time the gratuity limit was 10 lakh rupees. So accordingly, the correct answer was 10 lakh. However, please mind this thing that now this limit has been raised to rupees 20 lakhs. Okay. Okay, in which part of the Indian Constitution workers' participation in management has been incorporated? Basically, it is by Article 43A of the Indian Constitution, which provides for workers' participation in management, WPIM, right? So 43A comes under Directive Principles of State Policy. So the correct answer is DPSP for this question. Okay. Which of the following is the earliest to be constituted? So among all the agencies, PTI, that was constituted in August 1947. So this was the earliest among all. So correct option is D. Okay, which of the following statement is true about industrial policy since 1991? So because industrial policy of 1991 is talked about, it means the question is referring to LPG, liberalization, privatization, and globalization. So if we look at the options, option D cannot be the answer, because it says the number of industries reserved for public sector has been enhanced, whereas it was reduced. The correct statement is that it was reduced. Okay. Okay, there was no reservation of products for production in small scale sector. So this is also incorrect, because there was reservation of products for production in small scale sectors also. An investor need not file industrial entrepreneur memorandum. This is also incorrect with respect to industrial policy since 1991, because the correct statement is other way around. Only correct statement is only 5 industry related to security, strategic, and environmental concerns require industrial license. So this is the correct option to this question. Which one of the following sets of industries were among first modern industries in India? So the first modern industries in India were cotton, jute, coal mines, and railways. So correct option to this question is C. Next one, if 20% of P is equal to 30% of Q is equal to 1/6 by R, then what is P is to Q is to R? So we have been given that 20% of P means 0.20 of P is equal to 0.30 of Q is equal to 1/6 of R, which can also be written as 1/5 P is equal to 3/10 Q is equal to 1/6 R. So let us suppose this number is equal to K. Then P will be 5K and Q will be 10/3K and R will be 6K. So the ratio is 5 is to 10/3 is to 6. Let us multiply all of them by 3 to make it to convert from fractional to whole number. So it will be 15 ratio 10 ratio 18, and therefore correct answer will be D. Next one, a tree increases 1/8 annually by its height. What will be the height after 2 years? So if today height is X and it will increase by 1/8, it means height will become 9/8X after 1 year. So today height is given to be 64. So after 1 year, it will be into 9.8. After another year, it will be into 9.8. So the effective height will be 81 after 2 years. And therefore, correct answer is C. Next one. The sides of triangle are 65, 75, and 80. What is the area of triangle using the Heron formula, which is S into S minus A into S minus B into S minus C, where what is S? S is
semi-perimeter, which is a plus b plus c by 2. Therefore, let us find this first. This will be 65 plus 75 plus 80 divided by 2, which will be 110. Now putting everything in our main formula of area, 1110 into 1110 minus 65, 1110 minus 75, 1110 minus 80, whole under root, and this value comes out to be approximately 2279.80. The closest value is D. Therefore, correct answer is D. Next one, 3 sets of data is given. We have to find the mean. Although standard deviation is also given, but there is no use of this. So the combined mean will be 9 into 8 plus 12 into 7 plus 15 into 9 divided by 9 plus 12 plus 15. This comes out to be 8.08. Correct answer is C. Next one, an iron rod of 1 centimeter diameter and 8 centimeter length is drawn into a wire of 18 meter height with uniform thickness. The thickness of wire would be, so both of them are cylinder. So the volume of this cylinder will be, pi r square. So r square into h. So now I am taking everything in it is given as diameter. So let me do that again. Because diameter is 1, so radius will be 1 by 2. So volume will be pi r square. So 1 by 2 into 1 by 2 into height, which is 8. So now everything is in centimeter. And now it has been drawn into another wire of 18 meter height. And let us try to find its radius. So it will be pi r square, we do not know, into h, which is 18 meter, but everything is in centimeter. So I write 1800 because I am converting meter into centimeter. So now my pi cancels out. So effectively my r square will be 8 by 2 into 1800. So 2 and 2 900, and this comes out to be r square is 1 over 900. Therefore, r is 1 by 30. So 1 by 30 becomes your radius, but you have to find the thickness, which is nothing but diameter. So multiply by 2, 1 by 15, and correct answer is C. Next one. A 60-meter long train travels at a uniform speed of 72 km per hour. It passes a non-stop along the 600-meter platform. How much time will it take to cross the platform? So first thing, let us convert kilometer per hour into meter per second by 5 by 18. This becomes 20 meter per second. Now everything is in meter and seconds only. So train is 60-meter, platform is 600. So both distances are to be covered. With what speed? With the speed of 20 meter per second. So time taken will be 33 seconds. Correct answer is D. Next one. A train A 75 meter long, uniform at a travels uniformly at a speed of 54 km per hour. Train B 125 meter long at a speed of 36 km per hour. They are going in opposite direction. Because they are going in opposite direction, let us add them up to find the relative velocity. 54 plus 36, which is equal to 90, but this is in kilometer per hour. So let us convert this 90 km per hour into meter per second. How? By multiplying it by 5 by 18. So 25 meter per second. Now they have to cross each other. That means they will cross the length of each other. So 75 plus 125 is the length of both trains, which is to be covered with relative speed of 25 meter per second. And therefore this comes out to be 200 by 25, which is 8 seconds, and correct answer is B. So the next question talks about CASA 1000, Central Asia, South Asia 1000, funded by World Bank. And in this question, they have asked regarding which regional project does this particular CASA 1000 belongs to? Which field does it belong to? This field is electricity. So the CASA 1000 project was a export of surplus electricity project from Kyrgyzstan and Tajikistan to Afghanistan and Pakistan. All right.
In the next question, they have talked about the Janani Suraksha Yojana. This was a 2005 policy that was given by the central government, which promoted institutional deliveries and provided the monetary assistance to the mothers at the time of their delivery to meet the cost. Okay, so the correct statement is 1 and 2, which is option A. It came out on 12th April 2005 and it was implemented throughout the nation in all the states and the union territories. The next question talks about Kyoto Protocol. Kyoto Protocol is an environmental betterment agreement which has been signed by more than 190 countries in the world. This is for clean environment and climate changes, and it works towards the decrease of 6 greenhouse gases. 6 greenhouse gases. It was adopted in 1997 and came into force in the year 2005. The 6 greenhouse gases are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, HFCs, and perfluorocarbons. The next question talks about the threats to biodiversity of a geographical area. The biggest threats to the biodiversity in any geographical areas is human activity. Out of the 4 options which they have given, 3 of them actually do come or derive from human activities. One of them is global warming, fragmentation of habitats, as well as invasion of alien species. These 3 are derivatives of the human activities in any geographical areas. The other issues are over exploitation of natural resources and environmental degradation. In the next question, they have asked regarding the disappearance or decrease in the number of vultures in the countryside these days. Now, vultures are your scavengers, right? They eat dead bodies, dead animals. They eat that, right? Now, the reason behind the decrease in this species came in the year 2003 when Dr. Lindsay Oakes discovered that the anti-inflammatory medication that was given to the cattle, diclofenac, was being fatal to the vultures. Now imagine this, anti-inflammatory medication which is given to the cattle, and when the cattle dies, this medication is still in the body. It is still bioaccumulated in the animal's liver. Now, when the vultures are eating that, this proves fatal to them, and because of which the numbers of vulture decreased. In this question, they have asked about Golden Boot Award of the year 2012. In the year 2012, this award was given to Fernando Torres of Spain. But they won't ask you in so much history. They might ask you the latest one. So in the year 2021, this award was given to Cristiano Ronaldo. And the latest race for 2022-2023 is going on. And Robert
Lewandowski is in the leads. He might get this award. All right. The next question talks about federations. Now, what is a federation? Federation is nothing but a political entity which is characterized by a union of partially self-governing provinces. All right. So if you look at the options which have been given, Malaysia, Australia, Nigeria, and Brazil are all federations rather than being anything else. Okay. In the next question, they have talked very basic regarding the companies and the people who started them, the founders of those companies. Okay. So this is very easy. Steve Jobs, everybody knows, started Apple. So if you look at the options which have been given to you, it can be any between A and C, right? Now, Sheryl Sandberg is associated with Facebook. So even if you know these two, you can answer this question correctly. The answer is C. The next question talks about the books as well as the authors with them. Okay. Rahul Dravid, Timeless Steel was written by Greg Chappell, and Ashes Summer was co-authored by Steve Waugh and Nasir Hussain, captains of their respective countries of Australia as well as England, right? So A to B1, if you look at the options, only one of them has these two in the correct sequence. So this becomes the correct answer. Okay. Then when you see Sachin 100 hundreds now was written by B. Krishnaswamy and opening up was written by Mike Atherton. In the next question, they have asked regarding why Dalveer Bhandari was in the news. Now, this is a 2012 question. 2012 question. In the year 2012, on 27th April 2012, an election was conducted. This election was for election in International Court of Justice. Justice Dalveer Bhandari was inducted or was appointed, elected in the International Court of Justice in the year 2012 on 27th April. So the next question talks about the heads of the different institutions of 2012. All right. So very basic, very simple question. If you have been keeping up with the current time period, you will be able to answer such question. So the World Bank president was Kim Yong-jim. Secretary of Commonwealth was Kamlesh Sharma. Managing Director IMF was Christine Lagarde. And Secretary General of European Commission was Catherine Day. It was a very straightforward question. The correct answer is D. It is said that in order to control inflation, foreign inflow needs to be sterilized. Sterilization here refers to. Sterilization क्या होता है? Sterilization एक monetary action है जो कौन लेता है? वो RBI लेती है. क्या करने के लिए? कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. आरबीआई क्या करती है? आरबीआई टाइम टू टाइम परचेज और सेल करती है फाइनेंशियल एसेट्स को, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज का इफेक्ट है, इंटरवेंशन है, वो ऑफसेट रहे और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे. इसलिए वो क्या करेगा? वो विड्रॉ कर लेगा. क्या है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विड्रॉइंग इक्विवेलेंट लोकल करेंसी टू मेंटेन ए डिजायरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट इज NABARD means. NABARD stand for National Bank for Agriculture and Rural Development. ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. NABARD क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किस लिए बनाया गया? प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज which of the following are the main causes of the slow rate of growth of per capita income in India? सबसे पहले per capita
इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब कि जो हमारा पर इंडिविजुअल है वो कितना इनकम अर्न कर रहा है, दैट इज पर कैपिटा। पर कैपिटा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका फॉर्मूला है दैट इज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इससे क्या क्या निकल के आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। तो अब उसने पूछा कि क्या कॉज है स्लो रेट ऑफ ग्रोथ के? फर्स्ट इज हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सेकंड इज हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिशिएट, थर्ड इज हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तीनों ही मेजर कॉजेज हैं स्लो रेट ऑफ ग्रोथ के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ द आरबीआई अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस पॉलिसी दिस मींस इट विल। तो वो क्या करेगी? अब उसको एक्सपेंड करना है ओपन मार्केट को, तो वो क्या चाहेगी कि बैंक के हाथ में या मार्केट के हाथ में ज्यादा पैसा जाए, ज्यादा क्रेडिट हो, उनके हाथ में मनी ज्यादा हो मार्केट में, बैंक्स में। तो वो ऑफर करेगी, क्रेडिट ऑफर करेगी ताकि ओपन मार्केट एक्सपेंड हो। सो ऑप्शन डी इज ऑफर कमर्शियल बैंक मोर क्रेडिट इन द ओपन मार्केट। वो क्या करेगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा क्रेडिट कमर्शियल बैंक को ऑफर करेगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्लानिंग रेफर्स टू। स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या होती है? जब हम पिछले सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करके एक नए स्ट्रक्चर को एमर्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्लानिंग। एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्लानिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेंजिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिंग न्यू वन, न्यू स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। क्या करते हैं हम? नया स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज 3 स्टेट विच हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हायर देन चाइना आर। ऐसे कौन से 3 स्टेट्स हैं जिनका जो HDI है वो चाइना से ज्यादा है? दैट इज केरला, पंजाब एंड महाराष्ट्र। HDI में ना हम 3 डायमेंशंस को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज एक्सेस टू नॉलेज, second is long and healthy life, and third is decent standard of life। ये 3 मेजर डायमेंशंस हैं जिसमें जो हम HDI के लिए मेजर करते हैं। जो राइट नाउ हमारा इंडिया का रैंक चल रहा है दैट इज 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ये कौन पब्लिश करता है? दैट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। दैट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI पब्लिश करते हैं ये लोग। तो ऐसे कौन से 3 स्टेट है ये हमने बता दिया, केरला, पंजाब एंड महाराष्ट्र। इसका रैंक क्या है? 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। इसमें हम ये 3 डायमेंशंस को मेजर करते हैं, दैट इज एक्सेस टू नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज despite having huge coal reserve in our country, why do we import millions of tons of coal? कि हम अपनी कंट्री का कोल क्यों रिजर्व करते हैं और इसको इतना ज्यादा कोल को हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? तो उसके रीजन देखने हैं। फर्स्ट इज इट इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज एंड इंपोर्ट नाउ फ्रॉम अदर कंट्री फॉर प्रेजेंट यूज। ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। अगर हम एक कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन करें कि हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि हम अपना कोल रिजर्व करें और इंपोर्ट करें, तो ये तो रीजन नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सेकंड इज most of the thermal plants in our country are coal based and they are unable to get sufficient coal supply from our coal mines। तो जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं इंडिया में, हमारी कंट्री में, वो मोस्ट ऑफ द किस पे बेस्ड है? कोल पे बेस्ड है। लेकिन उतनी सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में इंडिया में कोल अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक मेजर रीजन हो सकता है, ये एक मेजर रीजन है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड इज स्टील प्लांट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल
which we do not have. Coking coal is to be imported from other countries. तो जो स्टील प्लांट्स हैं उनके लिए भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल की जरूरत है जो कि हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे. तो थर्ड भी एक मेजर रीजन है हम कोल क्यों इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से. तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो आंसर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर कैलकुलेटिंग BMI वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय द. BMI क्या होता है? BMI फैट मेजर करने के लिए होता है. किस लिए? मेजर फैट. ये हेल्प करता है फैट को मेजर करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड हाइट. तो BMI को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हम वेट को डिवाइड कर देंगे हाइट से. वेट हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए. स्क्वायर ऑफ द हाइट. वेट को जब हम स्क्वायर ऑफ द हाइट से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? BMI. BMI किस लिए यूज होता है? मेजर करने के लिए फैट को ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड हाइट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स. वेट क्या किस में होना चाहिए? किलोग्राम में. नेक्स्ट इज ए जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट आर नॉन मस्ट बी कॉल्ड. जब हम एक जजमेंट बनाते हैं बिना किसी फैक्ट्स को जाने, दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर जजमेंट. उसको हम क्या कहेंगे? प्री मेच्योर जजमेंट. जब हम एक जजमेंट बना लेते हैं बिना फैक्ट्स को जाने, दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर जजमेंट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द वर्ड FTP स्टैंड फॉर. FTP क्या है? FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये क्या है? ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन TCP एंड IP. TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP is internet protocol. So option D is the word FTP stand for, that is file transfer protocol. Option D is correct. Next is RAM stand for. RAM क्या है? RAM stand for random access memory. Option A is correct. ये क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कि टेम्परेरी नेचर की होती है. जो भी हमारा प्रोसेसर करंटली में डाटा यूज कर रहा होता है, रैम उसको स्टोर करता है. ये टेम्परेरी बेसिस क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमारा सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ होगा तो हमारा जो डाटा है वो सारा वाइप्ड आउट हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्परेरी इन नेचर. तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? दैट इज कॉल्ड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं. सेंट्रल ये क्या करती है? ये सारे ऑपरेशंस को क्या करती है? परफॉर्म करती है. अब कोई भी हम अपने सिस्टम में कुछ इनपुट दे रहे हैं, वो हमारी जो उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और हमें एक आउटपुट देता है. तो ये सब कौन कर पा रहा है? ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये CPU की हेल्प से हो रहा है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ए टेक्निक इन विच डाटा इज रिटर्न to two duplicate disks simultaneously is called. जब जो हमारा डाटा है दो डिस्क ड्राइव में सेम टाइम पे सेम डाटा राइट होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क मिररिंग. इसमें क्या होता है? अगर हमारा जो एक डिस्क ड्राइव है वो फेल हो जाती है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है दूसरी डिस्क ड्राइव पे विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट इज कॉल्ड डिस्क मिररिंग. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्क मिररिंग. Next is e-waste. The term e-waste refers to. E-waste क्या होता है? Electronic waste. E-waste क्या होता है? Electronic waste. Electronic components को dispose of करना उनकी useful life के बाद, that is called e-waste. जैसे कि कंप्यूटर, PCs या फिर मोबाइल्स, इन सबको जो अगर डिस्पोज ऑफ करना उनकी यूजफुल लाइफ के बाद, दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो ऑप्शन सी इज द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सच एज मोबाइल्स, PCs दैट आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज CAD स्टैंड फॉर. CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कौन यूज करता है? मोस्टली इंजीनियर और डिजाइनर टू क्रिएट 2-dimensional एंड 3-dimensional मॉडल्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. Okay, the question says
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्किल्स की बात हो रही है, स्किल्स में भी हार्नेस्ड इन द सोसाइटी थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओस। वेल डेफिनेटली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इतने सारे मिनिस्ट्रीज में चल रहे हैं, तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीटली सही है। To fill the internal gaps in the system, reviews and international experiences can prove to be very helpful. Yes, it is always true. आप इसका सीधा एग्जांपल उठाएंगे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है इस बात को स्थापित करने के लिए कि हाउ माइक्रो फाइनेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड एवरी कंट्री नीड्स शुड बी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, काफी जेनरिक स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following is not a recommendation of the National Cooperative Farming Advisory Board for putting cooperative farming on a sounder footing? ठीक है, तो National Cooperative Farming Advisory Board थर्ड प्लान के अराउंड बना था, which is 1961 से 66 की बात अगर हम करें तो। और कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, जिसमें लोग फार्मर्स will pool their land, pool their resources, and in that form they can do the agricultural activities. तो एक तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये चीज भी हो सकती है। तो अब अगर इसके ऑप्शन देखेंगे, एवरी सोसाइटी शुड हैव अ डेफिनेट प्रोग्राम फॉर टोटल पूलिंग ऑफ लैंड, ये एक एडवाइस, ये एक रिकमेंडेशन थी। फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी गिवन ओनली फॉर परचेज ऑफ न्यू लैंड। अब अगेन यहाँ पे ओनली वर्ड है, तो आप इसको बोलेंगे कि ओनली क्यों है, और यही इसका सही आंसर है। हालांकि ये तरीका नहीं है, इनका अपना रिकमेंडेशन था, but फिर भी you can see the right answer from the option. Statement C and D again very generic and very right. Statement should go, state government should give priority to revitalization of the existing society. सही बात है, and D is also सही बात। तो option B is the correct answer. Next question. Consider the following statements in respect of Comptroller and Auditor General of India. तो ये constitutional body है जो कि आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में दी गई है। अब इसके स्टेटमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज दिस टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। तो पहली बात है कि स्टेट्स जो था उसकी रिपोर्ट्स जाएंगी गवर्नर के पास रादर देन प्रेसिडेंट के पास, और अगर यूनियन होगा तो किसके पास जाएंगी, प्रेसिडेंट के पास। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर सिमिलर टू दोज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये एकदम सही बात है और इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 148। द फॉर्म्स इन विच अकाउंट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंटर्स आर टू बी केप्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मेक सेंस, क्योंकि इन्हीं बाद में ऑडिट करना है उसको, और ये भी आर्टिकल 150 में दिया गया है। और करेक्ट आंसर हो गया स्टेटमेंट 2 and 3 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So next question says, which of the following is not one of the features of special economic zones being set up for promoting exports? तो basically export promotion zone के तहत के बेस पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी 2000 में आई एंड फाइनली ये स्टैच्यूटरी बॉडी बनी 2005 में जब एक्ट आया। बॉडी मनी इन सेंस के इसको एक स्टैच्यूटरी बैकिंग मिली। ठीक है, और मेन पर्पस क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका मिनिमम गवर्नेंस हो। राइट, ये आज भी टैगलाइन है गवर्नमेंट की, मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली सिंस ये करना है, तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो एसईजी एरिया विल बी ट्रीटेड, मैं ऑप्शन बी पढ़ रहा हूँ, विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड एंड ऑपरेशन ड्यूटीज एंड टैरिफ। बिल्कुल कस्टम के कस्टम फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स इसको एक बाहर का एरिया माना जाता है। ठीक है, देयर विल बी नो रूटीन एग्जामिनेशन बाय कस्टम अथॉरिटीज। अगेन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफी कम है। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट इनटू द जोन, ये भी सही बात है। पर ऑप्शन ए अगर आप देखोगे तो ये कुछ हटकर बात है कि फॉरेन वर्कर्स विल बी अलाउड फ्री एंट्री विदाउट वीजा रेस्ट्रिक्शंस, तो ऐसा नहीं हो सकता और इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। तो चेयरपर्सन दिए हैं, रिलेटेड इश्यूज दिए हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो डीएम धर्माधिकारी जो थे वो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन मर्जर से एसोसिएटेड है। अनिल काकोदर अगर हम देखेंगे तो वो इंडियन रेलवे हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनी थी 2012 में, इसके चेयरपर्सन थे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन बीएन श्री कृष्णा इसके संग एसोसिएटेड है। एंड आदि गोदरेज जो कि गोदरेज के चेयरपर्सन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, देयरफॉर नेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे इसका तो ए का 2 है, ठीक है, बी का 3 है,
ठीक है, सी का 4 है, बिल्कुल सही बात है, डी का 1 है और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ रूरल पुअर? तो अब अगर इसमें आप बात देखेंगे तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन काफी फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की। बेसिकली ये ग्राम स्वरोजगार योजना से रिलेटेड है। 2013 में इसका नाम बदल के रख दिया गया एंड फाइनली ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना बनी, नेशनल NRLM, और सिमिलरली नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो बेसिकली इसमें क्या काम था? इसका काम था कि रूरल पीपल को एज एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर करना, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, राइट? तो वो अपना लाइवलीहुड खुद ही क्रिएट कर सकें। तो ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 आपको साफ साफ दिख जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, उसी प्रकार से लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं, स्पेसिफिकली वुमेन से रिलेटेड होता है ये, और खुद ही जो है सेल्फ फाइनेंस करते हैं कई सारी चीजों को। तो स्टेटमेंट 2 इसका सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस देन द पावर प्ले बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। कुल मिलाकर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का जो बूम हुआ है हमारे पूरे विश्व में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबलाइजेशन आया है, जिसके कारण कई सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर सकते हैं। एंड नाउ जो माइक्रो इश्यूज हैं दे आर वेरी मच इन टर्म्स ऑफ दे कैन बी एनालिसिस कैन बी डन ऑन मैक्रो बेसिस फॉर देम, राइट? तो ये किसने किया है? ग्लोबलाइजेशन ने किया है। स्टेटमेंट 2 में यही बात लिखी है, दोनों ही करेक्ट हैं। और 2012 में भी ये बात सही थी, 2022 और 23 में भी ये बात सही है, और इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ हाई कोर्ट इन इट्स स्टेट टेरिटरी। वेल, ये बात एकदम सही नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे हाई कोर्ट के स्टेट्स हैं जहां पे कई सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां जिनका जुरिसडिक्शन मल्टीपल स्टेट्स में जाता है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट है, या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट है, या केरला हाई कोर्ट है। तो उस केस में हम जो है इसको गलत मान लेंगे, पर स्टेटमेंट 2 एकदम सही है। आर्टिकल 214 यही बात करता है, और इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है DPSP enshrined in the constitution aim at providing the social and economic base of a genuine democracy. Very generic statement and very correct, right? Statement 2 कहता है कि DPSP are merely directives which the government has to keep in mind while framing policy and is not enforceable through court. ये भी करेक्ट है, बट अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 is not the correct explanation of statement 1, इसीलिए आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। both statement are correct but statement 2 is not a correct explanation of statement 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम अ जियोथर्मल रिजर्वायर टेम्परेचर अबव 180 डिग्री इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली बात क्या होती है कि हीट एंड वाटर जो है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जो हीट एंड वाटर से क्रिएट हो रही है, और इससे टरबाइन जो है वो घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फाइनली सिंस हीट टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, एकदम सही स्टेटमेंट है। टू ड्राइव स्टीम टरबाइंस हाई टेम्परेचर स्टीम इज यूज, ये भी सही बात है, और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल प्राइस एंड मार्केट प्राइस? तो बेसिकली क्या है, नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या फर्क होता है? इंस्टेंटेनियस का फर्क होता है और ओवर द टाइम पीरियड का फर्क होता है। विच मींस मार्केट प्राइस इज द प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, और नॉर्मल फोर्स क्या है? यही मार्केट प्राइस ओवर द टाइम किस तरीके से वेरी करी। तो टेंड वर्ड आ जाएगा, और ऑप्शन सी में आप देखोगे मार्केट प्राइस टेंड टू बी इक्वल टू नॉर्मल प्राइस व्हेन टेकिंग इन ओवरऑल टाइम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेरिटेज। तो हेरिटेज इज दैट which has been or may be inherited. Very generic or very correct. Heritage is anything given or received to be a proper possession. एकदम सही बात है, तो इसीलिए हम ऑप्शन सी को सीधे ही टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक एश्योरेंस इज अ, वेल द नेम itself suggests कि इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्या है? एक कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस है which offering both banking and insurance product at one point, जिसे हम वन स्टॉप बैंकिंग भी कहते हैं आजकल। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, बट इसको भी आप कह सकते हैं, कई सारे बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन। इन्फ्लेशन का क्या फंडा है? बेसिकली व्हेन वी प्रोवाइड रिडक्शन मनी सप्लाई, लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा, देयरफॉर डिमांड कम होगी और प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। एंड देयरफॉर अगर आप देखेंगे इंक्रीज इन वेजेस में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, डिक्रीज इन टैक्सेशन में भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मेकिंग द रुपी डियर में भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है, बट रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, इस केस में मनी रिटेंशन ज्यादा हो रहा है गवर्नमेंट के पास, और इन्फ्लेशन के, और क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड।
ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश कैरिड आउट डिटेल सर्वे। एकदम सही बात है, ब्रिटेन ने 19th सेंचुरी से ही डिटेल सर्वे स्टार्ट कर दिए थे, वेदर इट फॉर द पर्पस ऑफ लैंड रेवेन्यू के उस पर्टिकुलर लैंड में का डिमार्केशन क्या है, या फिर सेंसस भी बोल लें तो वो भी सर्वे हुआ। और ऑब्वियसली सॉइल की क्वालिटी, टोपोग्राफी, हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमेटिकली ब्रिटेन ने सर्वे के थ्रू अचीव किया। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बेसिकली आर्कियोलॉजी को भी सर्वे करता है, उसका भी जो इंस्टीट्यूशन है वो इसी 19th सेंचुरी में आया, और इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, हर वो चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने में रोक रही है, राइट। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर यहां लिखूं तो वो क्या क्या हो सकता है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग हो सकता है, राइट, या फिर आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन की एक्सट्रीमिटी की मैक्सिमाइजेशन हो सकता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है, राइट, या फिर आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड हो सकता है, राइट। तो कुल मिलाकर हर वो इशू जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ रिसोर्स को बढ़ने से रोकता है। द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, नॉट राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी फार फेच्ड। डिले इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। द वोलेटिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, वेरी फार फेच्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रुपी सिंबल इज बेस्ड ऑन, तो ये कब हुआ था? 2010 के अराउंड हुआ था, विच इज रोमन एंड देवांगरी स्क्रिप्ट, और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार का है, जिससे हम आज सारे ही वेल अवेयर हैं कि इसका सिंबल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो कौन सी बॉडी है इनमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? वेल, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो आपको पता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज प्लानिंग कमीशन, विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका काम था कि 5-year प्लान को फॉर्मुलेट करना, राइट, अंडर द गाइडेंस ऑफ एनडीसी। बट 2015 में इसको भी सरकार ने अबॉलिश कर दिया है और इसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूशन आया है, विच इज नीति आयोग। Next question, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Act aims at enhancing livelihood security in rural areas of India by providing at least 100 work। तो क्या है? फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, 2005 में आई, और इसमें क्या है? एटलीस्ट 100 डेज के लिए आपको रूरल एरियाज में काम प्रोवाइड करना होगा, वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी, राइट। तो ऑप्शन बी अगर देखोगे तो रूरल हाउस होल्ड की बात है, डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू हेल्प बिल्ड और अपग्रेड ड्वेलिंग यूनिट्स और बिलो द पॉवर्टी लाइन रूरल फैमिलीज। क्या है ये? इंदिरा आवास योजना, 2012 की बात कर रहे हैं। फाइनली अब तो ये पीएम आवास योजना से इसका नाम बदल चुका है, पर उस टाइम पे नहीं हुआ था। और स्लम ड्वेलर्स के लिए हमें घर बनाने हैं बेसिकली, इसीलिए आवास योजना, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 49, सीधे सीधे डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में प्रोविजन देता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग। 7th शेड्यूल क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करता है यूनियन और स्टेट के बीच में, यूनियन, स्टेट और कॉमन भी कॉन्करेंट लेस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The midday meal scheme which was launched in 1995 with an aim to, तो इसका क्या एम था? enhance enrollment, बिल्कुल सही बात है। improve the nutritional status of primary school children, बिल्कुल सही बात है। improve the habit of reading among rural household, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। encourage the use of tiffin box, जब टिफिन बॉक्स ही देना है तो फिर क्या कहते हैं, मिड डे मील स्कीम रखी क्यों, राइट। तो ये भी गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज 1 and 2। इवन द नेम ऑफ दिस स्कीम हैज बीन चेंज्ड एंड हैज बिकम पीएम पोषण स्कीम in the year of 2021, I guess around the October time period. ठीक है, next is the president of India is elected by the members of an electoral college consisting of elected members of, तो इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, ठीक है। अब क्या बात है, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट कर सकते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट हो, और इसीलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, और 1 and 2 सी पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया रेस्ट विद, वेल, आर्टिकल 324 के अराउंड इलेक्शन कमीशन जो है इसका सही आंसर है, और अगर हम पंचायत और लोकल इलेक्शन करा रहे हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, 1
क्या कंडीशन है? एक तो वो मेंबर होना चाहिए वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, और अगर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उसको वो मेंबर बनना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 75 को आप देख लीजिए, उसमें ये जानकारी साफ साफ आपको मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में कमीशन दिए गए हैं, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ वेरी पॉपुलर, जो 2005 में आया, जिसकी रिपोर्ट आई, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो एम वीरप्पा मोइली थे। तो ए का 4 हो जाएगा। सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, पंची कमीशन, सीधे सीधे इसका बी का 3 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आंसर हमें वैसे ही मिल चुका है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13 फाइनेंस कमीशन, विजय केलकर, वेल 2012 की बात है, आज 2022 से ही चल रहा है। हमें 15 फाइनेंस कमीशन से मतलब होना चाहिए, और उसके एनके सिंह है। नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कौन थे? जस्टिस एम एन वेंकटाचल्या, और इसीलिए डी का 2 हो जाएगा, और हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू द सरदार होम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चैटर्जी एंड सेठ गोविंदास? तो इसका क्या कॉमन है? दे ऑल वर प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इंटरिम स्पीकर, यानी जब एक पार्लियामेंट खत्म होती है, अगली गवर्नमेंट आती है, तो उस बीच में जो स्पीकर का इलेक्शन जब तक नहीं हुआ, तो वो जो स्पीकर की तरह एक्ट करते हैं वो है प्रोटेम स्पीकर। जनरली जो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, वही सीनियर मोस्ट मेंबर जो है, वही प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इन आवर पार्लियामेंट इज? तो बेसिकली मोशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजरल डिवाइस जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट का ध्यान एक पर्टिकुलर इशू पे डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन क्या है कि कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस या अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, उस पर ध्यान खींचना जो है पार्लियामेंट का, वो होता है। तो ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे, और क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पर्पस जो है वो एडजर्नमेंट मोशन का वो है, क्या कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये केवल लोकसभा में आ सकता है। Right. Next question. Consider the following statement regarding limitations on the authority of Parliament, Indian Parliament. So most of the important laws can be introduced in the Parliament with the prior consent of President. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या मनी बिल जो है वो जो है क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए रहता है। पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन द जुरिसडिक्शन एडमायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो 2 को हम टिक कर देंगे, और ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991? इसमें ए ही करेक्ट आंसर है। बी सी डी अगर आप देखेंगे तो गलत आंसर है। बी क्या है? एन इन्वेस्टर नीड नॉट फाइल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। वेल यही तो है जो आपको फाइल करना है अगर आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर नहीं आते हो, राइट। यू नीड टू फाइल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, और इसीलिए बी तो नहीं होगा। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्शन इन स्मॉल सेक्टर स्केल्स, बिल्कुल गलत बात है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन एनहांस्ड, उसी को तो कम किया गया, और इसीलिए ए इसका ही सही आंसर है कि जो इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के एनवायरमेंट कंसर्न से रिलेटेड है, उन्हीं को केवल लाइसेंस देने की जरूरत है। So, moving forward with the passage, right now, we have this passage which is based on the theme of youth and what have they feel with their age passing forward, right? And this is also based, the 2 major key factors in this passage, one is the youth and the other is the old generation, right? So based on that, we would have to answer some of these questions that is given forward, right? So now, first we have the older generation. So first we have is what according to you, okay. So first we have is what according to you is the theme and the idea of the passage, right? So as we were discussing, this particular passage is based on the younger generation and the older generation, and how these 2 individuals are, intersecting each other's life, यानी कि वो एक दूसरे के लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और क्या वो एक दूसरे के बारे में फील करते हैं. So basically concerning this particular passage, we here are talking about the problems of the youth. The author has continuously tried to explain like what the younger generation has to face. Like if you see this line, somewhat exacerbated with age, and age has always been suspicious of the youth. So here you see exacerbated का मतलब ये होता है irritated.
ठीक है, तो you always feel exasperated or irritated with your age and all that stuff, and this suspicion that youth has and the suspicious behavior of youth is something that the author is continuously trying to target, right? So here the theme and the idea of the passage is majorly focused on problems of the youth. So next we have is the older generation is suspicious about the younger generation as the youngsters lack. As we were previously discussing about this thing, that age has always been suspicious of youth with their natural ebullience and impatience. So it's very prevalent here. Author has written this in his passage itself, that youth lacks patience, which clearly gives us the correct answer, that is option C, patience. Next we have is the author seems to be supportive of the idea that the people of the older generation are men of words rather than action. The younger generation is impatient. The younger generation today is much misunderstood and more maligned than it deserves, or none of the above. Well, again, there are multiple interpretations that could be taken out of this passage, but concerning the particular theme and the way this question has been portrayed, in every generation, old men are found shaking their hairy heads and waxing nostalgic about the good old days when young people knew better and showed due reverence to age and tradition. If so, this was the line where the older generation is kind of criticizing the younger generation and how they are nowadays, right? And if you see that, and when you move towards the next line, that is, pondered over the ways of youth, they have foreseen nothing but the ruination staring the world in its face. Okay, so the ruination का मतलब ये होता है to ruin something or destroy something. Okay, so इसमें जैसे आपका ये पर्टिकुलर लाइन को अगर आप देखेंगे, it says they have foreseen nothing but the ruination the world in its face. Who are they here? They is the youth here. And with that, we can choose the correct option, that is the younger generation today is much misunderstood and more maligned than it deserves. Why? Because of this particular line that author has kind of portrayed here, that is nothing but the ruination staring the world in its face. That means all the things that the youth has done wrong and all the people staring at them, looking at them, the way they have destroyed things for themselves. This is the particular theme that author has continuously tried to showcase here, that the younger generation many times is, shown in a very negative picture. Okay. So next we have is, and yet the world goes on. What is the tone of the author in the statement? Okay, so it is shown here, this line, and yet the world goes on. As we were previously discussing in the question, that nothing but ruination staring the world in its face is a bit of negative line, right? Where the author is trying to showcase that, how the world works and how things are happening nowadays, and it's kind of negative. But as we move forward in the next line, author has used this particular line, which shows acceptance. Okay, so the author is trying to show here the acceptance that the world goes on. No matter what you do, no matter how many bad things are going to happen to you, the world is going to move on. So here, if we are focusing on the tone of this statement, we would have to go with the choice optimistic, that is option A.
Okay, so the next passage we have is based on bribery. Okay, so this is a passage which is basically focused on bribery, the practice of bribery, who initiates bribery, who is the main force behind bribery, and who is more responsible, who should be punished. Okay, so these are the things that are being covered in this passage. Now, the first question we have is, the author feels that the practice of bribery is there because there are willing bribe givers. Is it true, false, partially true, or none of the above? So in the first line itself, you can see one who gives bribes or the one who takes them. The correct practice of bribery is possible because there is someone who is ready to pay money for illegal action. So in these line itself, you can pretty much figure out that the author is saying bribe giver is responsible. So therefore, the answer to this question is option A, that is true. Next we have is, who according to author is more responsible among the following? The bribe taker, the bribe giver, the witness, the general public. So here you can see in these lines, the bribe giver tempts others to be corrupt and thus demoralizes our national character. Okay, so in this line itself, you can see like how the author is trying to contemplate this fact that the bribe giver is generally the person who initiates. Bribe giver initiates this process, and therefore bribe giver is the person who is more responsible for this. So therefore this gives us the answer to this question, that is option B, the bribe giver. Next we have is, who according to the author should be punished more severely? The police who allow the practice, the bribe giver, the person who demands bribe, none of the above. So here you can see a bribe giver is generally moneyed and influential, while on the other hand, who demands bribe does so because of his poor circumstances and compulsions, right? Hence, one who gives bribe should be awarded more severe punishment. So this is like very clearly showed here in the passage by the author itself, that the person who gives bribe, the person who gives bribe is more responsible. So this gives us with the correct option, that is option B, the bribe giver. So now moving forward, the question we have is, who according to author is more corrupted? Our system, the person who demands bribe, the affluent who exploits the weakness of the poor, the supporter of bribe who is left with little choice. Who is more corrupt here? So here you see, if you go through these lines, that goes like this. One who demands bribe does so because of his poor circumstances and compulsions. Hence, one who gives bribe should be awarded more severe punishment, as we had previously discussed this line. And even you see here, a bribe giver is generally considered moneyed and influential. So the author has continuously tried to showcase here that the bribery is initiated by someone who is rich, influential. Okay, so bribery is not possible without the person who is initiating it, right? So now moving forward, what a correct option we could choose here? So if you go through the option C, that is the affluent who exploits the weakness of the poor, this seems to be more appropriate choice. And you know the reason why, because the person who is more influential is the person who is going to initiate bribery. If you don't know the meaning of affluent, तो affluent का मतलब ये होता है someone who is rich या फिर someone who is influential.
So this gives us the correct option, that is option C. Next, we would have to look for the same relationship in these words. तो इसमें आपको पहले मैं बताऊं, elusive का मतलब होता है hard to catch और capture. और कैप्चर का तो आप लोगों को मतलब पता होगा, और जिनको नहीं पता उसका मतलब होता है कैच करना. ओके, so now we have to look for the words that expresses the same relationship. यानी कि हमें एक kind of synonyms ढूंढना है इन दो words का. तो elusive का मतलब यहाँ पे आपको मैंने बताया जैसे है हार्ड टू कैच. ओके, तो हार्ड टू कैच में आपको क्या यहाँ पे सिमिलर लग रहा है? सेंसिबल, हेडस्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, परसुएसिव. वेल, यहाँ पे द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस विल बी हेडस्ट्रॉन्ग, बिकॉज हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है someone who is bit stubborn. Okay, so this gives us the choice here, headstrong, and capture का मतलब kind of control भी होता है. So the correct option that we have is option B. Next we have is choose the word nearest opposite to the underlined word, that is pursue. Pursue का मतलब होता है to take something. ठीक है, तो टू टेक समथिंग का अपोजिट क्या हो सकता है? टेक समथिंग का अपोजिट हो सकता है डिसकंटिन्यू समथिंग. डिसकंटिन्यू का मतलब होता है टू लीव समथिंग. तो इसलिए हमारा यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट मीनिंग इन द वर्ड सर्क्यूशियस. सर्क्यूशियस का मतलब होता है इन डायरेक्ट वे से अप्रोच करना. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम ए टू बी. द best way and the simple way is to directly go from A to B, and there could be another way that I have to go to A to B. I'm going like this. मैं सारे turns जितने भी सारे वो सब करके मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ. In both the scenarios, I am going towards B, but here I am taking the direct approach. Here I am taking the indirect approach. So here, if we have to find the closest meaning to this word, that would be indirect. That is option A. So the next question is, biome, largest recognizable assemblage of animals and plants on the earth, is controlled mainly by. So what is biome? Biome is basically a biogeographical unit, okay, which is made of animals and plants that are present in that area, and it is dependent on the climate that is present there. So if we have to differentiate between different biomes, that would be based upon the different climates of different biome area. Okay, so we can tick on option C. Okay, so next question, a cultivator has about 2 hectares rain-fed land without irrigation facilities. Which type of crops would he like to grow? So ज्वार and अरहर do not require much water to grow. उनको कम पानी का जरूरत होता है. तो ज्वार और अरहर सिर्फ जो रेन वाटर है उससे ही ग्रो हो सकते हैं. इरिगेशन फैसिलिटी के बिना भी वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. जबकि कॉटन और पोटैटोज, इनको बहुत ज्यादा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर का नीड होता है. दैट मीन्स दे रिक्वायर इरिगेशन, एंड ज्वार एंड अरहर कैन बी ग्रोन इन ओनली रेन वाटर. सो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 के हिसाब से ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, हमें सिर्फ मैच करना है. ये है वेस्ट बंगाल में. पेरियर टाइगर रिजर्व हमें पता है ये है केरल में. सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में. ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया बी.
Okay, next question. Which one of the following statements is true about red soil? तो red soil के नाम से ही indicate हो रहा है कि जो soil है वो red है और red color is because of the iron content. Even litmus में भी जो color हमारा जो red हो जाता है that is because of the iron content. जो भी solution हमने litmus के साथ use किया है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा definitely option C. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ. देखो जो गन मेटल है उसको हम पॉपुलरली जो बोलते हैं दैट इज जी मेटल. ओके, एंड जो जी मेटल है दैट इज यूज्ड इन मिलिट्री इक्विपमेंट्स. ओके, जी मेटल बना हुआ होता है कॉपर, टिन और जिंक से. ठीक है, इसके भी अपने डिफरेंट यूजेस हैं. लाइक कॉपर की वजह से भी कुछ एडअप होता है, टिन की वजह से भी, जिंक की वजह से भी. दिस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, ये हमें ड्यूरेबिलिटी देता है एंड ये कोरोजन से बचाता है. सो डिफरेंट यूजेस हैं जिसके लिए ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स में यूज होता है. ओके, ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. Another question. If the electrical resistance of a typical substance suddenly drops to 0, then the substance is called. तो electrical resistance क्या है? Resistance is the power of a substance or a material to oppose electrical current. तो जब resistance high होगा, current कम होगा, resistance कम होगा तो करंट हाई होगा. सो इन दिस केस जब रेजिस्टेंस 0 हो गया, ठीक है, तो करंट वुड बी एट इट्स मैक्सिमम. तो अगर करंट सबसे ज्यादा होगा तो वो उस मटेरियल को बना देगा सुपर कंडक्टर, है ना. बिकॉज सुपर कंडक्टर ऑलरेडी बाय द नेम इट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा कंडक्ट करता है. इधर रेजिस्टेंस एकदम वैनिश हो जाता है इन अ सुपर कंडक्टर. ठीक है, इन अनदर केस जिसमें हम ये वाला केस ले लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंस हो गया 100%, ठीक है, और करंट हो गया एकदम 0%. अगर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट 0 हो जाएगा, तो वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा? इंसुलेटर. सो व्हेन वी चेंज द कंडीशंस, type of conductance of the material changes, making it a superconductor or an insulator, जो भी situation है. ओके, सो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड. दिस अलॉय शुड हैव. तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जिसे हम अपने घरों में या बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में यूज करते हैं. ठीक है, इट इज मोस्टली लाइक अ वायर और अ मेटल स्ट्रिप. ओके, ये हम अपने घरों में या फिर बिल्डिंग में लगाते हैं ताकि जो करंट की ओवरलोडिंग है, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट उस मशीन में है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसमें जो भी मटेरियल है उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें करंट की ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं. ठीक है, तो फ्यूज में जो अलॉय होता है, जो टिन और लेड है क्वेश्चन के हिसाब से, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए. क्यों? क्योंकि फ्यूज क्या होता है? फ्यूज करंट ओवरलोडिंग से कैसे बचाता है? जब वो मेल्ट हो जाता है. जैसे ही फ्यूज मेल्ट होता है वैसे ही करंट का जो फ्लो है सर्किट के अंदर वो खत्म हो जाता है. ठीक है, ताकि वो बच जाए. तो फ्यूज को अगर हमें मेल्ट कराना है तो उसके लिए हमको इसको मेल्टिंग पॉइंट को एकदम लो रखना पड़ेगा. ठीक है, तभी तो वो मेल्ट होगा. अब अगर हमें उसे मेल्ट कराना है तो हमें हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. मैक्सिमम हीट कैसे प्रोड्यूस होगी फ्यूज में ताकि वो मेल्ट हो जाए? इसके लिए फ्यूज का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सेसिव करंट हो रहा होगा तो एक्सेसिव करंट के साथ हाई रेजिस्टेंस से जो हीट प्रोड्यूस होगी, इस हीट से सर्किट ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया ए. ओके.